यस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आरंभ बैच बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं। सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये यूनिट काफ़ी बड़ी है, 5 यूनिट में सबसे बड़ी यूनिट जो है यूनिट नंबर 1 है। और यूनिट नंबर 1 का आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है ना? तो इनको हम डिफाइन करेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात करेंगे। देन उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक रिलेशन दिया हमको किसने? हुक्स लॉ ने। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट बार बार एक एग्जाम में आता है, तो हुक्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, इनको हम क्यों यूज करते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स आर देयर, उनमें क्या रिलेशन होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। एकेटीयू में आए हुए क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे इन टॉपिक से। और लास्ट में आपको मैं डीपीपी देने वाला हूं। अगर मैं कंटेंट आपको दिखाऊं तो इस टाइप का कुछ कंटेंट आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा। और जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं एकेटीयू में, यहाँ पर हमने लिख दिया है। जैसे ये टॉपिक आया हुआ है तो हमने लिख दिया कि एकेटीयू 2022-23 इवन सेम में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है ना? तो पूरा देखिए, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये एकेटीयू 2023-24 ऑड सेम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद टाइप्स यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा गया आपसे 22-23 इवन सेम में, तो हुक्स लॉ का स्टेटमेंट भी कई बार आ चुका है। देन उसके बाद इलास्टिक कांस्टेंट्स जो है पूछे जाते हैं, डेफिनेशंस पूछी जाती हैं इनकी। तो यहाँ पर हर चीज को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, लिख दिया है। लास्ट में हमने यहाँ पर पीवाईक्यूज आपको डीपीपी के तौर पे दे दिए हैं। तो पूरा कंटेंट आप सभी जान गए होंगे अब तक, है ना? अब तक आपको पता लग चुका होगा गेटवे क्लासेस पर जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एकेटीयू। एकेटीयू का पूरा सिलेबस हम आपको यहाँ पर कवर कराते हैं इन टर्म्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स, उसके पीडीएफ नोट्स, एकेटीयू के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाते हैं। ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको लास्ट में प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, एग्जाम से पहले। और वन शॉट रिवीजन से आप बहुत अच्छा रिवीजन कर पाते हैं। तो एक तरह से गेटवे क्लासेस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एकेटीयू स्टूडेंट्स। तो किसी तरह की किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। गुलशन सर आपको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत ही शानदार तरीके से। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है, लगातार पढ़ते रहना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर कि स्ट्रेस क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? देखो ऐसे समझो इसको एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कोई लोहे की रॉड है, आयरन की रॉड है, जैसे ये आयरन है, मान लो ये रॉड है। हम इसको अगर ऐसे खींचते हैं तो ये खिंचती नहीं है ना? क्यों नहीं खिंचती है ये? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जैसे ही हम इसको खींचेंगे, क्योंकि ये जो बॉडी है किसी ना किसी मेटेरियल की बनी है जैसे हम आयरन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग उसके अंदर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। वो आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होता है सॉलिड मटेरियल के अंदर, जैसे लोहे के अंदर, स्टील के अंदर। तो बहुत ज्यादा रजिस्टिंग फोर्स डेवलप करते हैं। हम ऐसे खींच रहे हैं इसको, लेकिन वो खींचने नहीं दे रहे इसको, क्योंकि बॉडी के अंदर से जब हम किसी बॉडी के ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के अंदर से एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है। उस इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। और सॉलिड के अंदर देखिए आप, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं या तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या लिक्विड फॉर्म में या गैसेस के फॉर्म में होते हैं। तो जो सॉलिड्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर रजिस्टिंग फोर्स डेवलप करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है? तो जैसे यहां पर आप देखिएगा, एक कोई बॉडी है ना? ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके बीच में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये सॉलिड बॉडी है। कैसी बॉडी है? सॉलिड बॉडी है। अब इस बॉडी को हम ऐसे खींच रहे हैं, तो दोनों तरफ से खींच रहे हैं हम, है ना? दोनों तरफ से खींच रहे हैं। मान लो इधर हमने एक फोर्स लगाया P और इधर भी हमने एक फोर्स अप्लाई किया P क्या है यहाँ पर? जो हमने फोर्स बाहर से लगाया, इस बॉडी को खींचने के लिए बाहर से लगाया, इसको कंप्रेस करने के लिए फोर्स लगा सकते हैं। तो जैसे ही आपने इस बॉडी को ऐसे खींचना स्टार्ट किया, ये खींच नहीं रही है, क्योंकि बॉडी के अंदर से एक रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, खींचने से जो रोक रहा है। हम तो बाहर से खींचना चाह रहे हैं फोर्स लगा के, लेकिन बॉडी के अंदर से जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है उसको खींचने से रोक रहा है। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन काट के देखें इस तरह से, लाइक दिस, हमने बोला कि इसको यहां से काट देते हैं, एक क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं एक्स एक्स। ये क्रॉस सेक्शन कैसा हो गया बेटा? एक्स एक्स। अब जैसे ही हमने मान लो ये बॉडी का पार्ट ए है
एंड दिस इज बॉडी का जो पार्ट है बी है। हमने इस पूरी बॉडी को कहीं से इसको काट के देखा, जैसे ये मान लीजिए आयरन की रॉड है, हम इसको ऐसा काट दें और काट करके इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो क्रॉस सेक्शन क्या होगा इस तरह का, जैसे मान लो इस तरह से हमने इसको काट दिया तो यहां पर क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शन से एक रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा होगा। तो हमने इस बॉडी ए का, जो बॉडी ए है इसका जब हमने यहां पर डायग्राम बनाया, एफबीडी बनाया, तो इधर कितना फोर्स लगा हुआ है बेटा, इधर फोर्स लगा हुआ है पी, इधर कितना फोर्स लगा हुआ है पी लगा हुआ है। अब इस जो फोर्स लगा हुआ है पी, ये इधर वाला, तो जब इधर की तरफ फोर्स लगा हुआ है तो इसको रोकने के लिए रजिस्टिंग फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, तो इस फोर्स को रोकने के लिए इधर की तरफ हर एक मॉलिक्यूल से क्या निकल रहा होगा, यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स निकल रहा होगा। तो हमने इसको टोटल बोल दिया कि इन सभी मॉलिक्यूल्स का जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है वो आर है। आर क्या है यहां पर, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, ये बाहर से लगाया गया फोर्स है, इसको हम डिफॉर्मेशन फोर्स भी कह सकते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। एक्चुअली डिफॉर्मेशन क्या होता है, ये टर्म आ गई डिफॉर्मेशन, कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या करती है, उसकी बॉडी की साइज, बॉडी का साइज और बॉडी की जो शेप है वो चेंज होना चाहती है। जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसकी लेंथ इंक्रीज होना चाहेगी, है ना, या मैं इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाऊं तो इसकी लेंथ डिक्रीज होना चाहेगी। तो जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की शेप एंड साइज चेंज होना चाहता है, बॉडी की डायमेंशन चेंज होना चाहती है। तो जब बॉडी की डायमेंशन चेंज होती है तो हम कहते हैं उसको डिफॉर्मेशन हो रहा है बॉडी के अंदर। तो ठीक है, तो हमने जो फोर्स लगाया इसको डिफॉर्मेशन फोर्स बोल रहे हैं, क्योंकि डिफॉर्मेशन करना चाह रहा है और इसको डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए बॉडी के अंदर से रजिस्टिंग फोर्स आर डेवलप हो रहा है। तो आर क्या कर रहा है, डिफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी को डिफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन बॉडी के अंदर से एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है जो बॉडी को रजिस्ट कर रहा है, मतलब डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर रहा है, उसकी शेप एंड साइज को चेंज होने से बचा रहा है, उसकी लेंथ को चेंज होने से रोक रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो टोटल इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है, अगर हम इसको यहां पर देखिए, ये जो बॉडी है इसका जब हम इसको काटेंगे यहां से, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कुछ, तो इस बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन है उसको मान लेते हैं, इस बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए क्या है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जिस बॉडी के ऊपर ये इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ है या जो पी है, तो उस इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें, यानी मतलब हुआ कि जो कैपिटल आर है दैट इज टोटल इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, टोटल इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेस। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रेस। अगर डिफाइन करेंगे तो टोटल इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। बोलो यस और नो। अच्छा एक बात बताओ, वही चीज लिखी गई है, इट इज डिफाइंड एज एन इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स दैट इज आर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया कितना हो गया ए, तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया क्या कहलाएगा बेटा, दैट इज नोन एज दी स्ट्रेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। नाउ अब यहां पर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स का हमको नहीं पता होता है, वो आपको पी की वैल्यू देता है, यानी कि जो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड है कि इस बॉडी के ऊपर कितना लोड लगा हुआ है, मान लो 10 न्यूटन है कि 10 किलो न्यूटन है कि 50 किलो न्यूटन है, तो इसके ऊपर कितना लोड लगा हुआ है ये हमको पता होता है। अगर बॉडी को डिफॉर्म होने से रोकना चाहते हो तो ये जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है वो इस अप्लाइड लोड यानी कि डिफॉर्मेशन जो फोर्स है, जो एक्सटर्नल लोड है, इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां पर हम आर को रिप्लेस कर देंगे किससे, पी से। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। और डेफिनेशन कहां से आ रही है बेटा, डेफिनेशन तो आ रही है इससे, आर से, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन आर को हमने पी से रिप्लेस कर दिया है ना। आर कितना होना चाहिए, कम से कम इसके बराबर होना चाहिए, अदरवाइज बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। ठीक है ना। अब हम यूनिट की अगर हम बात करें बेटा, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। देखो ये लोड है ना, लोड की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन या फिर किलो न्यूटन। एरिया होता है आपका मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर। अगर हम फोर्स की यूनिट रखें न्यूटन, तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी बेटा, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट पास्कल भी होती है, क्या होती है, पास्कल। और ये भी आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। इसी की जो बड़ी यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी किलो पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल। वो सब न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर कन्वर्जन में आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़े, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की स्ट्रेस कितने टाइप्स की होती है। तो देखो, एक होती है नॉर्मल स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा से लिखेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस को हम लिखेंगे सिग्मा से। जैसे यहां पर आपने देखा तो ये जो डायग्राम बना हुआ है नॉर्मल स्ट्रेस के लिए ही बना हुआ है, आगे समझेंगे अभी। तो नॉर्मल स्ट्रेस को लिखते हैं हम लोग सिग्मा से, नॉर्मल स्ट्रेस को किससे लिखेंगे, सिग्मा से। देन आता है शेयर स्ट्रेस, तो आगे हम पढ़ेंगे शेयर स्ट्रेस को हम लिखते हैं टाउ से।
शेयर स्ट्रेस को किससे लिखते हैं, टाउ से। अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है दैट इज फर्दर क्लासिफाइड लाइक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है उसको भी हम किससे लिखेंगे, सिग्मा से, क्योंकि ये नॉर्मल, भाई नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर ही सिग्मा, तो ये भी क्या रहेगा, सिग्मा, सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम लिखेंगे सिग्मा वी से। सिग्मा मतलब नॉर्मल और वी मतलब वॉल्यूमेट्रिक, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाएगी। नाउ द टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा, और टी यहां पर टेंसाइल है तो टी लगा देंगे यहां पे, तो ये हो जाएगा सिग्मा टी। कंप्रेसिव स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस है ये भी, और ये हो जाएगा सिग्मा सी। ठीक है ना, अब वन बाय वन इसको आगे पढ़ लेते हैं क्या डिफरेंस है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, ये जो मैंने बताया आपको, ये नॉर्मल स्ट्रेस के हिसाब से डायग्राम बना हुआ है, नाम से ही पता लग रहा है बेटा। नॉर्मल का मतलब है कि जो फोर्सेस हैं वो कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो कि भाई जो बॉडी है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो बॉडी, देखो ये कोई बॉडी हमने दिखा रखी है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक लोड लगा हुआ है। यस, इस बॉडी के ऊपर लोड लगा हुआ है P। अगर ये P है तो बेटा ये भी P होगा। याद रखेंगे कि दोनों साइड में बराबर फोर्स लगना चाहिए, तभी जो है बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है। नाउ अब ये जो फोर्स लगा हुआ है इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, यस और नो। ये जो फोर्स है इसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे लगा हुआ है कि ये बॉडी का क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। इस क्रॉस सेक्शन के जो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर ये फोर्स लगा हुआ है P। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर नॉर्मल अगर लगा हुआ है फोर्स, तो उसको हम बोलते हैं, वहां से जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो कहलाएगी नॉर्मल स्ट्रेस। वही लिखा है क्या, तो नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेस इज सेड टू बी नॉर्मल स्ट्रेस। कोई स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस कब कहलाएगी, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ये जो अप्लाइड फोर्स है इसी को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, इसी को हम अप्लाइड, है ना, जो फोर्स हम बाहर से लगाते हैं एक्सटर्नल लोड। तो अप्लाइड फोर्स कि अगर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया है किसी बॉडी के, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का ये क्रॉस सेक्शन है और इस क्रॉस सेक्शन के ये परपेंडिकुलर फोर्स लगा हुआ है, ठीक है ना। डिफॉर्मिंग फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर। तो जो स्ट्रेस डेवलप होगी यहाँ पे वो कहलाएगी नॉर्मल स्ट्रेस। जो फॉर्मूला भी हमने लिखा था सिग्मा इज इक्वल टू लोड कितना है P और एरिया कितना है A, तो ये होगी नॉर्मल स्ट्रेस। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस भी क्या है, एक नॉर्मल स्ट्रेस है। तो देखो जरा यहाँ पे बिल्कुल सेम डायग्राम यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा, दो लोड लगेंगे बेटा, एक लोड ये रहा, दूसरा लोड ये रहा। तो कितने लोड हो गए, तो दो लोड हो गए, और दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, एंड अपोजिट टेंसाइल फोर्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर है तो दूसरा इधर है, 180 डिग्री पे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। और दूसरी टेंसाइल नेचर के हैं। टेंसाइल मतलब जैसे आपने जो पुलिंग नेचर के होते हैं, जैसे आप डोर पे भी देखते हैं, डोर को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए कई बार तो पुश लिखा रहता है। पुश मतलब उसको आप पुश करके धकेल के खोल रहे हो, तो वो तो हो गया कंप्रेसिव, उसको कंप्रेस कर रहे हो। और एक होता है पुल लिखा रहता है, तो डोर को आप खींच के खोलते हो, है ना, इस तरह से पुल करते हो उसको, पुलिंग फोर्स, तो वो होते हैं टेंसाइल फोर्स। तो यहां पर क्या होगा कि दो फोर्स होंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, और दोनों टेंसाइल नेचर के फोर्स होंगे। कैसे नेचर के होंगे, टेंसाइल नेचर के होंगे। तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो कहलाएगी टेंसाइल स्ट्रेस। मान लेते हैं ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है एक्स एक्स। ये कौन सा क्रॉस सेक्शन है, दिस क्रॉस सेक्शन इज एक्स एक्स। अगर इस क्रॉस सेक्शन पे आप देखेंगे जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो कौन सी होगी बेटा, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि ये टेंसाइल नेचर के फोर्स लगे हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस को हम लिखेंगे सिग्मा टी से, फोर्स अपॉन एरिया। तो दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेस। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी सिग्मा सी से, इसको लिखेंगे। तो सिग्मा सी से जब आप इसको लिखेंगे बेटा, तो यहां पर जो फोर्सेस होंगे वो कैसे होंगे, कंप्रेसिव नेचर के होंगे। बस एक ही वर्ड चेंज होगा, ध्यान रखना, इस वाली डेफिनेशन में और इस वाली डेफिनेशन में, यहां पे टेंसाइल लिखा हुआ है, यहां पे कंप्रेसिव लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर दो फोर्स कैसे होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, दो फोर्स कैसे होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो देखो यहां पर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, P है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इधर की तरफ है, ये उधर की तरफ है। दोनों कैसे हैं, कंप्रेसिव, दोनों कंप्रेसिव नेचर के हैं। कैसे हैं, कंप्रेसिव नेचर के। तो अगर दो, देखो लिखा है, अगर दो फोर्स होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और कंप्रेसिव नेचर के होंगे, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी, है ना। इस क्रॉस सेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, मान लो क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, P अपॉन A, है ना। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, क्योंकि फोर्स उतना ही है, लोड उतना ही है, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी उतना ही है। तो
इस तरह से यहां पर आपने देखा नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, दोनों डेफिनेशन में केवल एक ही डिफरेंस है, क्या, वहां पे टेंसाइल नेचर के फोर्स हैं, यहां कंप्रेसिव नेचर के फोर्स हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है इसको समझते हैं। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो टर्म है वो तब आएगी जब कोई बॉडी कहां पर होगी, किसी फ्लूइड के अंदर होगी, लिक्विड के अंदर होगी। अगर किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया जाए, है ना, तो क्या होगा, वहां पर प्रेशर लगेगा। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर भी एक प्रेशर है, क्योंकि हम भी कहां पर हैं, हम भी फ्लूइड के अंदर हैं। फ्लूइड के अंदर भी क्या आता है, लिक्विड और गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस। तो हम अभी कहां पे हैं, एयर में हैं, और एयर क्या है, एक गैस है। तो हमारे ऊपर भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। हमारी बॉडी के ऊपर भी एक प्रेशर लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो यस और नो। तो ये प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में इसको कि प्रेशर क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं। फिलहाल तो आप ये समझो कि अगर किसी बॉडी को एयर में रखा जाएगा तो एयर की वजह से उसके ऊपर प्रेशर लगेगा। अगर किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डाल दिया जाए तो लिक्विड की वजह से उसमें क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा। पानी में डाल दो, इस पेन को अगर मैं पानी में डाल दूं तो वहां भी क्या होगा, एक प्रेशर लग रहा होगा। और प्रेशर जो होता है ना बेटा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरी बॉडी पे लगा हुआ है तो वो क्या है, जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लगेगा। कहां लगेगा, हमेशा कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहां पर भी जो प्रेशर रहेगा, मान लो कि बॉडी कहां पे बेटा, ये बॉडी किसी लिक्विड में है, ये बॉडी किसी कहां पे है, दिस बॉडी इज इन फ्लूइड, यहां पर ये फ्लूइड है। अरे बोलो यस और नो, यस ना। ये कोई बॉडी है, इसके अंदर हम एक कलर फिल कर देते हैं, यस। तो ये एक बॉडी है बेटा, और ये बॉडी कहां पे है, ये किसी लिक्विड में है, कोई फ्लूइड यहां भरा हुआ है। अब इस फ्लूइड के कारण यहां पर क्या लगेगा बेटा, एक प्रेशर लगेगा। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। और प्रेशर कैसा होगा, हमेशा नॉर्मल होगा। हर सर्फ, जितने भी यहाँ पर जो सरफेस है इसके क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। हर तरफ से लग रहा होगा, हर डायरेक्शन से लग रहा होगा, हर डायरेक्शन से लग रहा होगा। और ये जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर की जो इंटेंसिटी होती है वो सेम होती है। अरे यस और नो, सेम होती है। तो ये क्या लगा हुआ बेटा, यहाँ पर लगा हुआ है प्रेशर। ये क्या लगा हुआ है, प्रेशर लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है इस बॉडी के ऊपर, प्रेशर लगा हुआ है। तो यहाँ पर बॉडी की शेप चेंज नहीं होती है, यहां पर बॉडी की शेप चेंज नहीं होती है। यहां बॉडी के अंदर चेंज आता है वॉल्यूम में, क्या आता है, वॉल्यूम के अंदर यहां पर चेंज आता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ऑल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब ही लिक्विड से होता है स्ट्रेस, और इसको हम बल्क स्ट्रेस भी कहते हैं। इज ए टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट इज एसोसिएटेड विद द यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, है ना। बाहर से जो प्रेशर लगा हुआ है इसके कारण यहां पर क्या हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रही है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लीड्स टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल विदाउट अल्टरिंग इट्स शेप। ये बॉडी की शेप को चेंज नहीं करती है, ये उसके वॉल्यूम के अंदर चेंजेस को लाती है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर के टर्म्स में होती है, यानी कि जो स्ट्रेस आएगी यहाँ पर, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस उसको लिखेंगे सिग्मा बी से, और ये किसके बराबर होगी, ये प्रेशर के बराबर होगी। अरे हाँ कि ना। ये क्योंकि भाई एक बात बताओ, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो प्रेशर है यहाँ पे, ये पी जो है बेटा प्रेशर है, ध्यान रखना, ये लोड नहीं है, ये फोर्स नहीं है, ये प्रेशर है। और इसकी यूनिट होती है प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है ना। तो ये जो सिग्मा भी आएगा, और इसको माइनस लगा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेसिव नेचर का होता है प्रेशर, हमेशा क्या होता है, कंप्रेसिव नेचर का होता है, इसलिए माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका शियर स्ट्रेस। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा कि जो फोर्स, अगर देखिए किसी बॉडी के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगा है, नॉर्मल टू दी क्रॉस सेक्शन एरिया फोर्स लगा हुआ है, तो उसको नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन यहां पर जो फोर्स लगा हुआ है वो टेंजेंशियल फोर्स लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि ये इसका क्रॉस सेक्शन है और ये क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा हुआ है, इस तरह से। कैसे लगा हुआ है, परपेंडिकुलर, जैसे परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड, परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड। तो नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही थी अभी तक। लेकिन अगर फोर्स को हम ऐसे लगा दें टेंजेंशियल, इस ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के या सरफेस के टेंजेंशियल लगा दें फोर्स को इस तरह से, तो कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, तो प्रोड्यूस होगी शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस यहां पर क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो वही लिखा गया है, स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स विच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी। ये कोई बॉडी है, आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। अब ये जो ऊपर वाला सरफेस है, इस सरफेस के पैरेलल, इस सरफेस के टेंजेंशियल ये फोर्स पी लगा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, है ना। नॉर्मल नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है ना।
तो देखो इस shear stress को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। कंसिडर रेक्टेंगुलर ब्लॉक ए बी सी डी एट फिक्स्ड एट द बॉटम। इसको हमने बॉटम पे से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इस बॉक्स को हमने बॉटम से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया ब्लॉक को। देन और इज इट सब्जेक्टेड टू टेंजेंशियल फोर्स पी एट द अपर प्लेन। ये जो ऊपर वाला प्लेन है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको फिक्स कर दें, यहाँ पे इसको यहाँ फिक्स कर दें और यहाँ पर हम क्या लगा दें, एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दें, एक शेयर फोर्स लगा दें, जैसे यहाँ पर पी फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या कौन सी स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, शेयर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, है ना। शेयर स्ट्रेस यहाँ पर क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। और शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, पी, तो पी ऊपर आ गया, फोर्स आ गया पी। और ये किस वाले कौन से प्लेन पे लगी हुई है, तो यहाँ पर एरिया आ जाएगा कौन से प्लेन का, सी डी ई एफ, है ना, सी डी ई एफ। देखो या फिर कह सकते हैं डी सी एफ ई, है ना। ये वाला जो प्लेन है जहां पर ये फोर्स लगा हुआ है, जिस सरफेस पे, जिस प्लेन पे ये फोर्स लगा हुआ है, उसका एरिया आ जाएगा कितना, बी इंटू एल। क्योंकि ये एल है और ये एच है और ये बी है, तो जब ये एल है बेटा, तो क्या ये भी एल रहेगा, क्या ये भी एल रहेगा, तो एल बी। तो ये रेक्टेंगल की तरह है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे एल इंटू बी, तो इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू बी या बी इंटू एल। तो बेटा शेयर स्ट्रेस आ जाएगी पी अपॉन बी इंटू एल। तो इस तरह से अगर शेयर स्ट्रेस आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो डायग्राम बना करके ऐसा आप समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हम पढ़ चुके, स्ट्रेस के टाइप हम पढ़ चुके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेन। देखो स्ट्रेन का क्या मतलब होता है, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अब टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो ये खिंचाव आ जाएगा इसके अंदर, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अगर इसको हम कंप्रेसिव फोर्स लगा दें, इस तरह से कंप्रेसिव फोर्स लगा देंगे, तो इसकी लेंथ क्या होगी, घट जाएगी। एक रॉड है, मान लो ये स्टील की रॉड है, एल्यूमिनियम की रॉड है, किसी मेटल की रॉड है, खींचेंगे इसको, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो लेंथ इसकी बढ़ेगी। अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, घटेगी। और जब लेंथ बढ़ेगी तो इसका डायमीटर कम हो जाएगा, और लेंथ घटेगी तो डायमीटर इसका बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की डायमेंशंस चेंज होती हैं, बॉडी की शेप एंड साइज चेंज होती है, यानी बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये बॉडी है, इसकी जब मान लो इसके भी कुछ जिसके पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल की कुछ पोजीशन है, जब हम इसको खींचेंगे तो जो बॉडी के पार्टिकल्स हैं, बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी भाई। अब खिंच जाएगी है या कंप्रेस हो जाएगी, तो इसकी बॉडी के जो पार्टिकल्स थे, उन बॉडी के पार्टिकल्स की जो रिलेटिव पोजीशन है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे बॉडी स्ट्रेन हो गई है, तब क्या बोलेंगे, बॉडी स्ट्रेन हो गई है। लिखा है अ बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेन व्हेन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज्ड ड्यू टू लोड्स एक्टिंग ऑन द मेंबर। इस बॉडी के ऊपर एक हमने लोड अप्लाई किया, इस बॉडी के ऊपर हमने एक लोड अप्लाई किया, उसको हम बोल देते हैं पी हमने लोड अप्लाई किया। तो बॉडी के जो पार्टिकल्स थे पहले, है ना, अब इस पर आपने लोड लगाया, तो ये जो बॉडी के पार्टिकल्स हैं, इन बॉडी के पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी बेटा, रिलेटिव पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम बोलेंगे बॉडी स्ट्रेन हो चुकी है। बॉडी स्ट्रेन हो चुकी है मतलब बॉडी की जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो रही हैं। तो जब बॉडी की, जैसे मान लो इसकी लेंथ लोड अप्लाई करने से पहले मान लेते हैं इसकी लेंथ थी एल। जैसे ही आपने लोड अप्लाई किया तो इसमें खिंचाव आ गया और इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई डेल्टा एल। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही है स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या मतलब है कि डायमेंशन में कितना चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो लेंथ इसकी चेंज हुई, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसका डायमीटर भी चेंज होगा, तो हम कहेंगे कितना चेंज हुआ डायमीटर में, डेल्टा डी। पहले कितना डायमीटर था, दैट इज डी। तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल, मान लीजिए कोई वर्टिकल बॉडी है ना, इसकी हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया या टेंसाइल फोर्स लगाया, तो इसकी हाइट चेंज हो गई, तो चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट। आपने भी खाना नहीं खाया आपने, ठीक है ना, आपका कुछ वेट है, कुछ खाना खाने से पहले कितना वेट है, खाना खाने के बाद आपका कितना वेट हो गया, तो चेंज इन वेट अपॉन ओरिजिनल वेट। पहले कितना है, मान लीजिए पहले आपका वजन कितना है, मान लो 60 kg है, आपने खाना खाया है ना, 5 किलो नहीं, मतलब थोड़ा आधा किलो, मान लो 500 ग्राम है ना, 0.5 किलोग्राम आपने खाना खा लिया, तो कितना चेंज हो गया, 0.5 किलोग्राम। तो 0.5 किलोग्राम अपॉन 60 kg, यस और नो। तो चेंज इन वेट अपॉन ओरिजिनल वेट, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब चेंज इन समथिंग अपॉन ओरिजिनल जो कहलाता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। क्या कहते हैं बेटा, उसको स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो यही लिखा है स्ट्रेन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन एंड ओरिजिनल डायमेंशन।
तो चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन है। इसकी यूनिट क्या है, मिलीमीटर है, तो इसकी भी क्या है, मिलीमीटर है। तो बोलो मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, या चेंज इन मास अपॉन ओरिजिनल मास। अगर चेंज इन मास केजी में है, ओरिजिनल मास भी किस में हो, केजी में, तो बेटा इसकी कोई यूनिट नहीं आती है। दैट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जो स्ट्रेन है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो बॉडी है, जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कई बार देगा कि बॉडी जो है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है, यानी इसकी कुछ लेंथ है, इसका कुछ डायमीटर है। कई बार वो देगा कि ये जो क्रॉस सेक्शन है बेटा, देखो यहां पर आप देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल में हेल्प मिलेगी आपको। ये जो क्रॉस सेक्शन है इस बॉडी का, वो कैसा हो सकता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा बेटा तो इसका डायमीटर आपको पता होगा, इसका डायमीटर आपको देगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मान लेते डायमीटर डी है, तो इसका एरिया निकालना होगा आपको, दैट इज 5/4 डी स्क्वायर से आप इसका एरिया निकाल पाएंगे। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो तो कैसा हो सकता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। अगर ऐसा क्रॉस सेक्शन हुआ, अगर ऐसा क्रॉस सेक्शन हुआ, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, मान लो ये इसकी हाइट ए है और ये डायमेंशन बी है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज ए इंटू बी, यही होता है रेक्टेंगुलर एरिया। अब जो क्रॉस सेक्शन है बेटा वो क्या हो सकता है, वो क्रॉस सेक्शन जो है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। स्क्वायर का मतलब दोनों साइड बराबर है, तो ये भी अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगी, ए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज ए इंटू ए, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये या तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देगा, रेक्टेंगुलर, या फिर आपको क्या देगा, ये देगा आपको स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो न्यूमेरिकल में हम इस तरह से एरिया निकाल पाएंगे। तो ये बात हो गई यहाँ पर स्ट्रेन की। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। स्ट्रेन जो है नॉर्मल स्ट्रेन भी हो सकती है, शेयर स्ट्रेन भी हो सकती है। नॉर्मल स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से लिखेंगे और शेयर स्ट्रेन को हम फाई से लिखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो सकती है, लेटरल स्ट्रेन हो सकती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो सकती है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं केटीयू में, जैसे यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है और लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है। ये दो नंबर में डेफिनेशन पूछ लेता है। तो स्ट्रेन में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायग्राम से बना के समझाएंगे। देखिए हमेशा कोशिश ये करनी है आपको कि आपको, देखिए बच्चे जब एग्जाम दे के आते हैं और उनको लगता है एग्जाम हमारा अच्छा हुआ है, क्योंकि वो लिख के तो सब कुछ आ गए हैं, और जब उनका रिजल्ट आता है तो उनको लगता है कि हमने जितना लिखा था उतने नंबर नहीं मिले हमको। कारण ये होता है कि वो अटेम्प्ट तो करते हैं, लेकिन अटेम्प्ट करने का तरीका सबका बच्चों का अलग अलग होता है। तो इसीलिए सेम कंटेंट बच्चा लिख के आता है तो एक के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, दूसरे के मार्क्स कम आ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि लिखने का तरीका है। डायग्राम अच्छे से आपको बनाने होंगे। थ्योरेटिकल, जब भी थ्योरी का क्वेश्चन आता है कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने हैं, क्योंकि डायग्राम का एक अलग ही इंप्रेशन जाता है, ठीक है ना। तो हमने समझाना यहाँ पर कि लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन क्या होती है। तो ठीक है, तो हमने कहा कि एक डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है पी, मान लो अभी लोड नहीं लगा है, अभी हमने क्या एक बॉडी ली है ना। मान लीजिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बॉडी है। कौन सी है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बॉडी है। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बॉडी है बेटा, तो इसका कुछ इनिशियल डायमीटर रहा होगा पहले, अरे यस और नो, इसका इनिशियल डायमीटर डी है लोड अप्लाई करने से पहले, और इसकी कुछ लेंथ भी है। लेंथ कितनी है, एल है, मान लो यही है ना, कोई बॉडी है, इसकी लेंथ एल है और इसका डायमीटर डी है, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोड, लोड लगाने से पहले। अब आपने लोड लगा दिया यहाँ पर, टेंसाइल लोड, यहाँ पर लोड लगा दिया आपने। जैसे ही आप इसके ऊपर लोड लगाओगे, अगर आप टेंसाइल लोड लगाओगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, यस और नो, लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो फाइनल लेंथ तो बढ़ के देखो ये इतनी हो गई, तो मान लो एल प्लस डेल्टा एल, फाइनल लेंथ कितनी होगी बेटा, एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल। तो कितनी लेंथ इंक्रीज हुई, चेंज इन लेंथ, दैट इज डेल्टा एल। अगर इसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो इसका डायमीटर डिक्रीज होगा। डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। पहले डायमीटर डी था और डायमीटर घट करके डी माइनस डेल्टा डी हो गया। बोलो यस और नो। तो डेल्टा डी डायमीटर इसका कम हो गया। अगर यहीं पे आप कंप्रेसिव फोर्स लगाते तो लेंथ इसकी हो जाती एल माइनस डेल्टा एल और डायमीटर इसका बढ़ जाता, डी प्लस डेल्टा डी हो जाता, ठीक है ना। अब देखो जरा यहाँ पर आपको दो चीजें समझ में आएंगी बेटा। एक तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उस तरफ डायमेंशन कौन सी है, दैट इज लेंथ। अरे लेंथ के अलोंग ही तो आपने ये फोर्स लगा रखा है, लेंथ के अलोंग। तो यहाँ देखिए जब अब देखिए मैंने क्या बोला, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, वो स्ट्रेन कहलाती है। अब यहाँ पर दो डायमेंशन है, कौन सी, कितनी डायमेंशन, दो डायमेंशन, एक लेंथ है और इसकी एक डायमीटर है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है
जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में जो डायमेंशन में चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन, क्या बोलते हैं, या प्राइमरी स्ट्रेन बोलते हैं उसको। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये लेंथ के अलोंग फोर्स लगा हुआ है। सो स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, कि जिस डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है, लोड अप्लाई किया गया है, उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो कहलाएगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या प्राइमरी स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन या फिर लीनियर स्ट्रेन। अब देख लीजिएगा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू कितना हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बिकॉज कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो कहलाती है लीनियर यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो कितना चेंज हुआ डायमेंशन में, डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल इस डायग्राम के हिसाब से क्या हो जाएगी, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नाउ अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगी वो लेटरल स्ट्रेन कहलाएगी। लेटरल स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इन द परपेंडिकुलर, स्ट्रेन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड। तो इस डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, लेटरल स्ट्रेन हो जाएगी। अब इसके परपेंडिकुलर डायमेंशन क्या है, डायमीटर है ना, ये लेंथ थी और ये इसका डायमीटर है, ये क्या है इसका डायमीटर है। तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर क्या कहलाएगी, लेटरल स्ट्रेन कहलाएगी। डेल्टा डी अपॉन डी ओरिजिनल है ना, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो इस तरह का देखिए एक बच्चा क्या करेगा कि वो ऐसे ही लिख के आएगा बस डेफिनेशन, ये फॉर्मूला भी नहीं लिखेगा, जस्ट ये 2 लाइन लिखेगा और ये लाइन लिखेगा। भाई आपको जो है मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख दीजिए और डायग्राम भी बना दीजिए, तब आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो किस तरह कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है अपनी आंसर शीट के अंदर, दैट शुड बी लिटिल बिट गुड। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा, है ना। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको या एप्लीकेशन में डलवा देंगे इसको, है ना, हाउ टू अटेम्प्ट दी आंसर शीट इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स। उनमें मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कई बच्चों को ये रहता है कि हम सर एग्जाम में जो है कौन से पेन से लिखें, तो ब्लू एंड ब्लैक पेन का आपको यूज करना चाहिए। लाइन खींचने के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए आपको स्केल वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। और डायग्राम जो है पेन से बनाएं कि पेंसिल से बनाएं, दैट इज योर चॉइस। पेन से बना सकते हैं, है ना, पेन से बनाओगे तो कटिंग हो सकती है उसमें, अगर आप दोबारा से उसको चेंज करना चाहते हैं। पेंसिल से आप बनाएंगे तो इरेज कर सकते हैं, दोबारा से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि जो पेंसिल है ना, उस जो पेंसिल है, पेंसिल थोड़ा डार्क होनी चाहिए। जब आप सेमेस्टर एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आप अपने सेशनल एग्जाम में तो कॉपी ऐसी चेक होती है, फिजिकली कॉपी चेक होती है जो आपके सेशनल या पीयूटी होते हैं। लेकिन जो आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है वहां पे जो आपकी आंसर शीट्स हैं वो डिजिटली चेक होती है। यानी आप दूसरे एग्जाम सेंटर पे पेपर देने जाओगे, जैसे आप वहां से आओगे तो उसके बाद जो आपकी जो आंसर शीट्स हैं वो एग्जाम सेल में सबमिट हो जाती हैं। एग्जाम सेल में सबमिट होने के बाद वो उसको जो है स्कैन करा जाता है। स्कैन करने के बाद वहां जितने भी टीचर्स होते हैं उनकी आईडी में ये कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है रैंडमली। फिर वो आंसर शीट आपके कंप्यूटर से, लैपटॉप से, अपने घर से या अपने कॉलेज से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो बेटा हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पर हमारी लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन की बात हो गई। नाउ व्हाट इज शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन भी 2023-24 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शियर स्ट्रेन जैसे हमने बताया था आपको, शियर स्ट्रेस, तो जब नॉर्मल फोर्स लगता है तो नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, और जब शियर यानी कि टेंजेंशियल फोर्स लगता है तो शियर स्ट्रेस डेवलप होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स विच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी नोन एज द शियर स्ट्रेन, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स the block ABCD gets distorted and takes the shape ABCD' by deforming through an angle alpha। देखो यहाँ पर हमने क्या करा, एक फोर्स लगा दिया टेंजेंशियल फोर्स, इसको हमने बोल दिया टेंजेंशियल फोर्स को P। तो यहाँ पर एक P फोर्स लगा हुआ है विच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस। अब यहाँ पर इसको फिक्स किया हुआ है, बॉटम में क्या है, ये फिक्स है, बॉटम वाला जो प्लेन है बेटा फिक्स है, अपर प्लेन पे आपने एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया P। तो जब इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो नीचे का, तो नीचे फिक्स है तो ऊपर आपने फोर्स लगा दिया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये डिस्टॉर्ट हो जाएगी बॉडी, ये जो ब्लॉक है ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट आपका D दिख रहा है ये D' हो जाएगा, और ये हो जाएगा C जो है ये हो जाएगा C'। तो जो इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी ABCD, अब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई ABC'D', और ये एंगल कितना हुआ, दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज फाई। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिस एंगल इज फाई। तो अगर हम यहां से देखें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या यहाँ पर BCC', तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है BCC',
और इसमें अगर हम इस ट्रायंगल में बी सी सी डैश में अगर हम tan अल्फा लिखना चाहें, एंगल कितना है अल्फा है, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा सी सी डैश अपॉन बी सी, क्योंकि tan क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है सी सी डैश अपॉन बी सी है बेस यहाँ पे, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan फाई इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन बी सी, बिकॉज फाई इज वेरी स्मॉल, क्योंकि जो एंगल है ये सॉलिड बॉडी है तो एंगल जो है बहुत ही कम एंगल है, बहुत दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि ये सॉलिड बॉडी है बेटा, ये डिफॉर्मेशन इस तरह से दिख रहे हैं आपको, शेप चेंज होती हुई है ना, जूम करके दिखा रखा आपको, दिस एंगल फाई इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये फाई बहुत स्मॉल होगा तो हम फाई को, अगर फाई बहुत स्मॉल है तो हम tan फाई को फाई लिख सकते हैं, जैसे tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं, अगर एंगल बहुत ही स्मॉल है। तो यहाँ पर tan फाई जो है फाई हो जाएगा, एंड फाई इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन बी सी। तो यहां पर जो फाई है, द एंगुलर डिफॉर्मेशन फाई इन रेडियन रिप्रेजेंट्स दिस शेयर स्ट्रेन, तो ये जो एंगल फाई आप देख रहे हैं यहां पर, इसको अगर हम रेडियंस में लिखें तो यही रिप्रेजेंट करता है किसको, शेयर स्ट्रेन को। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? यस माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जैसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पढ़ा आपने, तो जब भी हम वॉल्यूमेट्रिक की बात करते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक की बात हो रही होती है, तो यहाँ पर वहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड स्ट्रेन। मैंने आपको पहले बोला था कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये भी स्ट्रेन होती है, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, वो भी स्ट्रेन होती है, चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट, चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये सब क्या है, स्ट्रेन है। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या कहलाएगा, आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगा। डेल्टा बी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, और वी क्या है यहाँ पर, ओरिजिनल वॉल्यूम। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ गया आपका हुक्स लॉ। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं क्या बेटा, स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेस क्या होती है। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन दिया हमको हुक्स लॉ ने, किसमें, स्ट्रेस और स्ट्रेन में। हम स्ट्रेस पढ़ चुके, हम स्ट्रेन पढ़ चुके, अब स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक रिलेशन दिया किसने, हुक्स लॉ ने। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, 2 नंबर में डेफिनेशन पूछता है, कह रहा है कि हुक्स लॉ states that when a material is loaded within proportional limit, stress is directly proportional to strain, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो याद रखेंगे हमेशा, यहां पर हमको बात करनी है स्ट्रेस और स्ट्रेन की, तो स्ट्रेस को हमेशा दिखाएंगे वाई एक्सिस पे और स्ट्रेन को हमेशा दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये जो इधर x होता है और इधर y होता है, तो आपने देखा होगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। अगर इक्वेशन पढ़ के आते हो कि नहीं मैथमेटिक्स में, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mx, बोलो यस और नो। तो x क्या होता है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो y है वो x पे डिपेंड करता है, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम y एक्सिस पे लिखते हैं, और जो इंडिपेंडेंट होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। यानी कि जो एक्स एक्सिस हमने लिखा स्ट्रेन, इसका मतलब स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस डेवलप होती है, यानी जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन पर डिपेंड करती है, जैसे वाई एक्स पे डिपेंड करता है, स्ट्रेस स्ट्रेन पे डिपेंड करती है। बोलो ये बात आपको समझ में आ गई? चलिएगा, ओके। नाउ अब यहां पे जैसे इक्वेशन y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और एक ये स्ट्रेट लाइन आती है ना, जो कि ओरिजिन से पास हो रही होती है, और यहां पर y इक्वल टू mx, आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx। तो y इक्वल टू mx का क्या मतलब है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, और m क्या है, इसका स्लोप है, m क्या हो गया यहाँ पर, इसका एक्स वाई डायग्राम का स्लोप हो गया, दैट इज y अपॉन x। बोलो यस और नो। अब इसी तरह से यहां पर क्या होगा, हमने y की जगह स्ट्रेस लिखा, x की जगह स्ट्रेन लिखा, तो वही तो कह रहा है कि जो स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं, इक्वल टू का साइन आता है, तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है, जैसे यहां पर कांस्टेंट आया m, तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज कैपिटल E। तो यहां से जैसे यहां पर देखो y की जगह स्ट्रेस है, y की जगह क्या है यहाँ पर, स्ट्रेस सिग्मा, x की क्या स्ट्रेन है, और m की जगह क्या है यहाँ पर, m की जगह क्या है बेटा, यहाँ पर E है, कैपिटल E। ओके, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बोलो यस और नो। तो मैथमेटिकली हमने ऐसा यहां पर लिख दिया। तो जैसे यहां पर m जो है वो स्लोप है एक्स वाई डायग्राम का, तो यहां पर जो कैपिटल E है वो स्लोप हो जाएगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े क्या, तो मैथमेटिकली आपको पता लग गया, जो स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने रिमूव किया, इक्वल टू का साइन आ गया, तो यहां पर इलास्टिक एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हमने लिखा कैपिटल E से, तो कैपिटल E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया। ये याद रखेंगे कि ये जो हुक्स लॉ है ये केवल और केवल प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है,
ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। ये कौन सी लिमिट है? प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएगी बेटा? एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। दिस इज दी स्ट्रेट लाइन। स्लोप कांस्टेंट रहेगा इस लाइन का। इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट। यहां पर अगर मान लीजिए कोई एंगल थीटा है तो यहां भी एंगल कितना रहेगा? थीटा। यहां भी कितना एंगल रहेगा? थीटा। तो स्लोप क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इस तरह की लाइन आ रही है, ठीक है। अब यहां पर जो कैपिटल ई है, वेयर द कांस्टेंट, यहां पर जो कांस्टेंट आया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो आया कैपिटल ई, इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। और इस यूनिट के अंदर हम सॉलिड प्रॉपर्टी की बात, सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो ये जो कैपिटल ई है, ये सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कैपिटल ई, जिसको हम यंग्स मॉडुलस बोल रहे हैं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल रहे हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल। यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहां पे तो हम पढ़ रहे हैं हुक्स लॉ सॉलिड बॉडी के लिए। यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे फ्लूइड के लिए, पढ़ेंगे जब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अंदर भी एक ऐसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे विस्कोसिटी डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। तो वो प्रॉपर्टी होगी किसकी? फ्लूइड की। किसकी? फ्लूइड की, या तो लिक्विड की या फिर गैस की। लेकिन यहां पर सॉलिड की बात हो रही, तो कैपिटल ई है यहां पर, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो इलास्टिक कांस्टेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे इलास्टिक कांस्टेंट्स हो सकते हैं, लेकिन होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए, ऐसे मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टी हर पॉइंट पे सेम होती है, जिनकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम होती है, उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। होमोजीनियस का मतलब है कि प्रॉपर्टीज जो है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज हर पॉइंट पर सेम होनी चाहिए, और आइसोट्रोपिक का मतलब हर डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। अगर मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है तो उसके लिए 4 कांस्टेंट्स होते हैं। एक होता है आपका पॉइजन रेशियो म्यू, दूसरा होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस कैपिटल ई, तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉडुलस कैपिटल जी, और बल्क मॉडुलस दैट इज कैपिटल के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है इलास्टिक कांस्टेंट्स यूज क्यों करते हैं? आर यूज्ड, इलास्टिक कांस्टेंट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेन थ्योरेटिकली, आर यूज्ड टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस और स्ट्रेन। आपने देखा कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, तो यहां से एक इलास्टिक कांस्टेंट आया कैपिटल ई। तो कैपिटल ई जो है वो इलास्टिक कांस्टेंट है, तो वो स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या दे रहा है? एक रिलेशन दे रहा है। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो इलास्टिक पहला जो आपका इलास्टिक कांस्टेंट दैट इज पॉइजन रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। 2024-25 अभी रिसेंट एग्जाम में भी ये पूछा गया है। अभी हम पढ़ चुके हैं 2 टर्म, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और दूसरा लेटरल स्ट्रेन। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहता है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है, और उसके परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आती है लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है बेटा, उसी को कहते हैं पॉइजन रेशियो। क्या कहते हैं? पॉइजन रेशियो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। और ध्यान रहे, जो म्यू की वैल्यू होती है थियोरेटिकली हमेशा क्या होगी? 0 से ज्यादा होगी, और 0.5 से कम या उसके बराबर होगी थियोरेटिकली। लेकिन प्रैक्टिकली फॉर मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जितने भी मटेरियल्स हैं जो कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, उनके लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो वेरी करती है कहां से कहां तक? वो वेरी करती है बेटा 0.25 से 0.33 तक। कहां तक? 0.25 से ज्यादा होगी या बराबर होगी, और 0.33 से कम होगी या उसके बराबर होगी। ये वैल्यू रेंज है, तो ये इसकी इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए। और ये जो पॉइजन रेशियो है दैट इज दी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, अब क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन में आपको म्यू की जरूरत पड़ती है और म्यू क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ नहीं है, तो म्यू की वैल्यू आप 0.3 एज्यूम कर सकते हो। आप ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर आपको म्यू की वैल्यू पुट करनी है, तो म्यू की वैल्यू 0.25 से ज्यादा है, 0.33 से कम है, तो आप एज्यूम कर सकते हो 0.3। कितना? 0.3। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 नंबर के हिसाब से आप इतना लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका दूसरा जो इलास्टिक कांस्टेंट है दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं, कैपिटल ई से इसको लिखते हैं। तो ये क्या होता है बेटा? दैट इज, देखो सिग्मा से हमने क्या लिखा था? नॉर्मल स्ट्रेस को, और एप्सिलॉन से क्या लिखा था? नॉर्मल स्ट्रेन को। तो नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो कहलाता है यंग्स मॉडुलस कैपिटल ई। क्या कहलाता है? यंग्स मॉडुलस कैपिटल ई। ओके, यंग्स मॉडुलस कैपिटल ई। देखो स्ट्रेस की क्या यूनिट होती है बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही यंग्स मॉडुलस की यूनिट भी होगी। तो
क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज सेम एज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। यंग्स मॉडुलस की वही यूनिट होगी जो स्ट्रेस की यूनिट होगी, बिकॉज स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसकी कोई यूनिट होती नहीं, तो जो इसकी यूनिट होगी स्ट्रेस की वही यंग्स मॉडुलस की होगी। और ये एक प्रॉपर्टी होती है, यंग्स मॉडुलस कैपिटल ई इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और इसकी यूनिट हो जाएगी जो स्ट्रेस की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो पास्कल, पास्कल, मेगा पास्कल और गीगा पास्कल। अब देखते हैं यहाँ पे तीसरा जो इलास्टिक कांस्टेंट है दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, कैपिटल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और आपने देखा कि हमने जो शेयर स्ट्रेस थी उसको हमने लिखा, शेयर स्ट्रेस को टाउ से लिखा और शेयर स्ट्रेन को फाई से लिखा। तो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस, दैट इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस। ये जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। द यूनिट ऑफ शेयर मॉडुलस सेम एज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यही यूनिट हो जाएंगी। और जो जी है ये भी क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जी भी क्या है, ई की तरह प्रॉपर्टी है मटेरियल की। नेक्स्ट आ गया आपका बल्क मॉडुलस। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस के। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बाकी ये भी क्या एक प्रॉपर्टी है, डायमेंशन है ना, ये भी क्या एक प्रॉपर्टी है बल्क मॉडुलस भी। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो तीन इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़े आपने, कैपिटल ए, कैपिटल जी और कैपिटल के, यंग्स मॉडुलस दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। ये भी नॉर्मल, ये भी क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन ये होगा शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। के भी क्या है, ये भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, ये होगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी कि ई, जी और के, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, ये तीनों ही क्या है, रेशियो है किसके, स्ट्रेस और स्ट्रेन के। लेकिन इसमें आएगी नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेन, या शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी, और तीनों ही क्या है, मटेरियल की, सॉलिड मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आसान था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा बेटा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं इनमें हम रिलेशन देखेंगे। जैसे पहला रिलेशन है, डेरिवेशन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, अगला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला डेरिवेशन हम देखने वाले हैं, कैपिटल ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। दूसरा डेरिवेशन हम ड्राइव करेंगे, कैपिटल ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस के 2 म्यू। एक और डेरिवेशन रहेगा, ई इज इक्वल टू 9k इंटू जी अपॉन 3k प्लस जी। ओके, तो ये तीनों डेरिवेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं। तो इलास्टिक कांस्टेंट्स में हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेशंस को डिराइव करने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चंस हैं जो AKT में आए हुए हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिए हैं, जहां जहां पर ये टॉपिक्स हमने पढ़े वहां पर आपको मैंने बता दी कौन सा टॉपिक जो है कौन से ईयर में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक्सप्लेन द पॉइजन रेशियो, राइट डाउन द एक्सप्रेशंस इन द इलास्टिक कांस्टेंट्स। इलास्टिक कांस्टेंट्स में ये क्या रिलेशन भी पूछ रहा है, तो पहला तो आपको मैंने बता दिया जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव भी करेंगे, E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, ठीक है ना। दूसरा जो रिलेशन इलास्टिक कांस्टेंट्स में वो है E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस के 2 म्यू, ठीक है। और तीसरा जो डेरिवेशन है बेटा वो कैपिटल E इज इक्वल टू 9k इंटू जी अपॉन 3k प्लस जी, ठीक है ना। तो ये आपको पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन लिखनी थी और ये तीनों एक्सप्रेशंस लिखने थे 2 नंबर में। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2024-25 इवन सैम के अंदर, जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये तीनों डेरिवेशंस जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव भी करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन भी आते हैं। व्हाट डू मीन बाय शेयर स्ट्रेन, अभी हम पढ़ चुके हैं। डिफाइन लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के अंदर पढ़ चुके हैं इसको। डिफाइन पॉइजन रेशियो एंड बल्क मॉडुलस, ये भी हम अभी इलास्टिक कांस्टेंट्स के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में और ये तीनों डेरिवेशंस डिराइव करेंगे। और उसके बाद हमारा एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और एक टॉपिक और है इसके अंदर अभी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल सा है, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे, तब तक आप पढ़ते रहे। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने क्लासमेट्स को बताएं, अपने कॉलेज मेट्स को बताएं, अपने बैचमेट्स को बताएं, ठीक है ना। उनको क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना पता नहीं लग पाता है, थोड़ा बाद में पता लगता है, और उनको फिर बोलते हैं बच्चे कि सर हमको गेटवे क्लास के बारे में बाद में पता लगा। तो आपको भी कहीं से पता लगा होगा, आपको भी किसी ने बताया होगा, हो सकता है कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने आपको बताया हो। तो इसी तरह से आप लोग भी बाकी बच्चों को बता सकते हैं जिनको अभी नहीं पता है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।